गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। कल हमने जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 में आने वाले संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज आगे के 50 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। एंड साथ के साथ अगर कोई भाई बंधु जो इंग्लिश मीडियम में इस लेक्चर को या इस क्वेश्चन सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चंस इंग्लिश में भी दिए गए हैं, वहाँ से उनको वो पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, सो बिना देर किए आइए शुरुआत कर लेते हैं अगले प्रश्नों को। 51वां प्रश्न है, विकास रिपोर्ट 2022 लॉन्च की गई थी। ऑप्शन ए है जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी है विकास कार्रवाई के लिए व्यावसायिक सहायता द्वारा, ऑप्शन सी है भारत की ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन द्वारा, या ऑप्शन डी है कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन द्वारा। आदिवासी विकास रिपोर्ट 2022 को भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन BRLF द्वारा लॉन्च किया गया था, जो वर्ष 1947 के बाद अपनी तरह का पहला होने वाला दावा करता है। ठीक है, BRLF की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2013 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र संस्था के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी है 2006, ऑप्शन सी है 2005, या ऑप्शन डी है 2003। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 2006। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड इसे वर्ष 2006 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पक्के टाइगर रिजर्व स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, या ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सो जो पक्के टाइगर रिजर्व है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। इसे पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया केम 2022 के 12वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो अगला इसका ऑप्शन है नागपुर, रायपुर, रांची, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा, इंडिया केम 2022 का जो संस्करण है 12वां, वो इनमें से किसी भी राज्य में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से किस देश में मांगरेछू जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो मांगदेछू जल विद्युत परियोजना बताना है आपको किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है चीन, या ऑप्शन डी है भूटान। सो मांगदेछू जल विद्युत परियोजना जो है ये भारत और भूटान की जो है मिली हुई एक परियोजना है। भारत की सहायता से 720 मेगावाट की मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को भूटान के ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंप दिया गया। ठीक है जी, अगला प्रश्न है, गोवा समुद्री संगोष्ठी आयोजित की जाती है वार्षिक प्रत्येक 5 वर्ष बाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यह है द्विवार्षिक, यानी 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा द्विवार्षिक गोवा समुद्री संगोष्ठी का चौथा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। GMS 22 के लिए विषय हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां, साझा समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोग समन ढांचे में परिवर्तित करना था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में किस भाग में जो है समान नागरिक संहिता की बात की गई है। इसके ऑप्शन है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, या ऑप्शन डी है भाग 5। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि भाग 4 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात की गई है वो भारत के संविधान के भाग 4 में की गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की गुलाबो सिताबो कठपुतली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है, यह एक प्रकार की दस्ताना कठपुतली शो है, और कथन दूसरा है, यह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश वाराणसी क्षेत्र में किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल एक। यह एक विशेष प्रकार की दस्ताना कठपुतली शो है, और गुलाबो और सिताबो जो बेसिकली बनाया जाए या दिखाया जाता है ये लखनऊ क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है। बनारस इसका सही उत्तर नहीं होगा। ठीक है जी,
अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। चित्रकला में की बुंदेल शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इस चित्रकला को ओरछा साम्राज्य के तहत स्वर्ण युग के रूप में देखा गया। दूसरा प्रश्न है, चित्रकला का विषय स्थानीय त्योहारों जैसे कि करवा चौथ, दीपावली, ओही अष्टमी, नागपंचमी आदि पर आधारित है। कथन तीसरा है, इस चित्रकला का अभ्यास सामान्य तौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। और कथन चार है, यह धार्मिक प्रतीकों से रहित है। सो नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है 1 तथा 2, ऑप्शन बी है 1 तथा 3, ऑप्शन सी है 2 तथा 3, या ऑप्शन डी है 3 तथा 4। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1 तथा 2 दोनों ही कथन सही है। इस चित्रकला को ओरछा साम्राज्य के तहत स्वर्ण युग में रूप में देखा गया। चित्रकला का विषय स्थानीय त्यौहार जैसे करवा चौथ, दीपावली, अहोई अष्टमी आदि आधारित रहता है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, भारत में चरस और गांजा प्रतिबंधित है, और कारण आर है, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम 1985 ने उन्हें नारकोटिक्स औषधि के रूप में सूचीबद्ध किया है। कूट में लिखा गया है ऑप्शन ए में ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दुर्लभ रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है। कथन एक है, लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर एक प्रकार का दुर्लभ रोग है। और कथन दूसरा है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2021 में दुर्लभ बीमारियों के संदर्भ में राष्ट्रीय नीति जारी की थी। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है केवल एक सही है, दूसरा है 1 तथा 2 दोनों, तीसरा है केवल 2 और चौथा है ना तो 1 और ना ही 2। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, यानी 1 तथा 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए है स्पेस एक्स द्वारा, ऑप्शन बी है रॉसकॉमसॉस द्वारा, ऑप्शन डी है जाक्सा द्वारा, ऑप्शन सी है इसरो द्वारा। तो 62 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए। 62 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्पेस एक्स द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। स्पेस एक्स ने फाल्कन हैवी रॉकेट को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से भू समकालीन पृथ्वी के कक्षा में लॉन्च किया गया इसे। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, तरलता समायोजन सुविधा LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन एक है, यह मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाकर और घटाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का प्रबंधन कर सकता है। कथन दूसरा है, इसे वर्ष 1998 के बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों हेतु नरसिम्हन समिति के परिणाम के एक भाग के रूप में पेश किया गया। नीचे कूट दिया गया है, उनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन सी है केवल 2, या ऑप्शन डी है न तो 1 और ना ही 2। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। यह मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाकर और घटाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति प्रबंधन कर सकता है और इसे वर्ष 1998 के बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों हेतु नरसिम्हन कमेटी के परिणाम के एक भाग के रूप में पेश किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शाम्बकारी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो आपको बताना है कि शाम्बकारी मेले का जो आयोजन है ये किस जगह पे किया जाता है, सहारनपुर में, उन्नाव में, बहराइच में या श्रावस्ती में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सहारनपुर। शाम्बकारी देवी मेले का आयोजन सहारनपुर ज़िले में किया जाता है। यह वर्ष में 2 बार नवरात्रि के दौरान आयोजित किया जाता है। यह एक शक्तिपीठ है जो कि जसमौर गांव जिला सहारनपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार, सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी है भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक द्वारा, या उसके ऑप्शन डी है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। सो 65वें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है।
कथन 1 है, इसे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग कर बनाया गया था। और ऑप्शन 2 है, इसे चावल के उत्पादन के लिए धान का कटोरा अर्थात चावल का कटोरा के रूप में भी जाना जाता है। नीचे कूट दिया गया है, उसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन 1 है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है न तो 1 और ना ही 2। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके 16 छत्तीसगढ़ी भाषी जिलों को एक साथ बनाया गया था। यह 1,35,190 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साथ भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। यह भारत में इस्पात और विद्युत शक्ति के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से अपने कुल कार्यबल का लगभग 80% कार्य कृषि कार्यों में लगाता है। इसे चावल के उत्पादन के लिए धान का कटोरा या चावल का कटोरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दूसरी अफ्रीकी रक्षा वार्ता IADD आयोजित की गई थी। इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग जो है दूसरी बार कब आयोजित किया गया था और कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसके ऑप्शन है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उसके बाद उड़ीसा में या जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। दूसरी भारत की अफ्रीकी रक्षा वार्ता IADD को गुजरात के गांधीनगर में डेफ एक्सपो 2022 के मौके पर आयोजित किया गया था। वार्ता की थीम थी रक्षा और सुरक्षा सहयोग में समन्वय और सुदृढ़ीकरण के लिए रणनीति अपनाना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सबसे पहला है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी है बलरामपुर, ऑप्शन सी है सिद्धार्थनगर या ऑप्शन डी है कुशीनगर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी यानी कि कुशीनगर। कुशीनगर जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है, ऑप्शन ए है 8वां, ऑप्शन बी है 10वां, ऑप्शन सी है 5वां या ऑप्शन डी है 6वां। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि 8वां स्थान। ठीक है जी। सो प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश देश में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन के मामले 8वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2018 में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के निर्माण, संग्रह, परिवहन, बिक्री, पुनर्चक्रण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और प्लास्टिक अपशिष्ट को ईंधन में परिवर्तित करने के लिए 2 संयंत्र लगा रखे हैं, एक प्रयागराज में और दूसरा मथुरा में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। सो सबसे पहला जो है एक तरफ महोत्सव दिया गया है, मेला दिया गया है और दूसरी ओर जो है स्थान दिया गया है। सबसे पहला है नौचंदी मेला, उसके बाद है राम बारात, उसके बाद है रथ मेला और उसके बाद है देवा मेला। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी है। इसको भी एक बार मिलान कर लेते हैं। ए का तीसरा है मेरठ, बी का चौथा है आगरा, सी का दूसरा है मथुरा और डी का जो है बाराबंकी। सो सबसे पहले देख लेते हैं नौचंदी मेला। नौचंदी मेला जो है नौचंदी देवी की पूजा करने और संत सैयद सालार को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो है मेरठ में हर साल आयोजित किया जाता है। यह सांप्रदायिक सद्भाव की भावना को आत्मसात करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह आमतौर पर मेरठ के नगर निगम द्वारा होली के त्यौहार के बाद आयोजित किया जाता है। दूसरा जो राम बारात है जो कि आगरा में लगता है। राम बारात जो यह प्रतिवर्ष मुख्य रूप से आगरा शहर में भगवान राम की बारात के उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। इसे लोकप्रिय रामलीला के उत्सव के दौरान सितंबर या अक्टूबर के महीने में आयोजित किया जाता है। फिर उसके बाद आता है रथ मेला। रथ मेला यह भगवान रंगनाथ के सम्मान में चैत्र के महीने में वृंदावन मथुरा में आयोजित किया जाता है। और जो देवा मेला है यह बाराबंकी जिलों में आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। यह हाजी वारिस अली शाह के श्रद्धेय मंदिर में स्थित है। यह सांप्रदायिक सद्भाव की भावना को दर्शाने के लिए अक्टूबर और नवंबर महीने में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न जो है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की थीम क्या थी? इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2022 की थीम क्या थी? इंटरनेट की शक्ति के माध्यम से भारत को सशक्त बनाना, ऑप्शन ए है ये। ऑप्शन बी है डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट, ऑप्शन सी है भारत के सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी के दशक का उपयोग या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, भारत के सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी के दशक का उपयोग।
इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम वर्ष 2022 के लिए जो थीम थी वो थी भारत के सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी के दशक का उपयोग, और इस आयोजन का लक्ष्य डिजिटलकरण के रोड मैप पर चर्चा करना और इंटरनेट गवर्नेंस पर अंतर्राष्ट्रीय नीति विकास में भारत की भूमिका एवं महत्व की ओर जोर देकर वैश्विक मंच पर इसकी पुष्टि करना। अगला प्रश्न है, विश्व पहेली चैंपियनशिप। विश्व पहेली चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक किसने जीता है? ऑप्शन ए है प्रसन्ना शेषाद्री, ऑप्शन बी है पद्मिनी रावत, ऑप्शन डी है अर्जुन कल्याण, या ऑप्शन सी है ध्यानी देवी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए प्रसन्ना शेषाद्री। अगला प्रश्न है, भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का पूर्ण सदस्य बना है कौन से साल में? ऑप्शन है 2006 में, 2008 में, 2010 में, या 2012 में। सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्सेस का जो भारत मेंबर बना है वो कौन से साल में बना है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 2010 में। अगला प्रश्न है, भारत में मूल रूप से राजद्रोह कानून का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारत में जो राजद्रोह कानून होता है उसका मसौदा जो है किसने तैयार किया था, सेडिशन लॉ का? सो इसमें ऑप्शन है थॉमस मैकाले, ऑप्शन बी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी है वॉरेन हेस्टिंग्स, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है थॉमस मैकाले। राजद्रोह कानून को 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के अधिनियमित किया गया था। उस समय विधि निर्माताओं का मानना था कि सरकार के प्रति अच्छी राय रखने वाले विचारों को ही केवल सरकार के अस्तित्व में या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि गलत राय सरकार तथा राजशाही दोनों के लिए नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। इस कानून का मसौदा मूल रूप से वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था। धारा 124A को 1870 में जेम्स स्टीफन द्वारा पेश किए गए एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और जब इसने अपराध से निपटने के लिए एक विशिष्ट खंड की आवश्यकता महसूस की। वर्तमान में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह का अपराध माना जाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 को अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 के लिए निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो फीफा वर्ल्ड कप जो था 2022 का वो कौन से देश में आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए है कतर, ऑप्शन बी है कुवैत, ऑप्शन सी है बहरीन, या ऑप्शन डी है ओमान। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कतर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो था वो जो है कतर में हुआ था। अर्जेंटीना ने कतर में आयोजित फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन विश्व कप 2022 में फ्रांस को हराकर जो है अर्जेंटीना इसमें जो है विजयी बना था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो दिया गया है वो है लोक नृत्य। सबसे पहले नागालैंड, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है चांगलो, फुगदी, होजागिरी और बारडोछम। तो इनमें से आपको जो है सही उत्तर का चयन करना है। इसमें जो करेक्ट आंसर आपका आएगा, आप इसको मिला लीजिएगा, वो है ऑप्शन ए, यानी ये सही है। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। सैंडलवुड स्पाइक डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? पहला कथन है, यह पहली बार तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया था। यह एक संक्रमण रोग है जो फाइटोप्लाज्मा के कारण उत्पन्न होता है। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला है केवल एक सही है, दूसरा है एक तथा दो दोनों सही हैं, तीसरा है केवल दो सही है, या चौथा है न तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी, यानी कि केवल दो सही है। ठीक है जी, यानी यह एक संक्रामक रोग है जो फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध है एक सामूहिक टीकाकरण से, तुर्की भेजी गई चिकित्सा सहायता से, कोविड के दौरान भारतीय छात्रों की वापसी से, या चीनी पनडुब्बी पर नौसेना के हमले से। तो 78 का जो करेक्ट आंसर, ये बहुत ही इजी सा प्रश्न था, मिशन इंद्रधनुष, इसका संबंध है सामूहिक टीकाकरण से। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार हम लोग। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया है? तो आपको बताना है इंडियन फूड एक्सपो का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है वाराणसी, या ऑप्शन डी है ग्रेटर नोएडा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लखनऊ। इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन द्वारा लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया था।
ठीक है जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासा समिति से संबंधित है? आदिवासी समुदाय, हदबंदी, जाति जनगणना या न्यायिक सुधार? सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आदिवासी समुदाय। वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में रहने वाली पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं में पिछड़ी जनजातियों के प्रतिनिधित्व को शामिल करने हेतु प्रावधान किया था। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया परिवार पहचान पत्र निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो आपको बताना है कि फैमिली पहचान पत्र जो है कौन से राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी है असम या ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। विलुप्त ज्वालामुखी एक तरफ दिया गया है और दूसरी तरफ जो है स्थान दिया गया है। सबसे पहले है नारकोंडम, फिर बी है धोसी पहाड़ी, सी है दक्कन ट्रैप्स और डी है धीनोथर पहाड़ी। तो आपको इसको मैच कराना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। आइए इसको एक बार हम लोग मैच करा के भी देख लेते हैं। तो पहले का पहला बिल्कुल सही है, दूसरे का दूसरा भी बिल्कुल सही है, तीसरे का चौथा सही है और चौथे का तीसरा सही है। तो इस तरह से ये आपका मैच हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं एक बार। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई। ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी द्वारा, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा या वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022 द क्लोजिंग विंडो क्लाइमेट क्राइसिस कॉल फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। यह UNEP उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट का 13वां संस्करण था। इसके तहत वर्ष 2030 में अनुमानित उत्सर्जन और पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्यों के स्तरों के बीच के अंतर का आकलन किया जाता है। हर वर्ष इस रिपोर्ट के अंतराल को कम करने की सिफारिश की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो आपको बताना है कि महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन से मिर्ज़ापुर, कौशाम्बी, ललितपुर या झांसी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी यानी कि ललितपुर। महावीर स्वामी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। अभ्यारण्य 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अभ्यारण्य क्षेत्र में हम मगरमच्छ, घड़ियाल, टॉर्टोइस, पाइथन स्नैक देख सकते हैं, लेकिन गिद्ध, चिंकारा, वुल्फ, जंगली बिल्ली, लकड़बग्घा, जंगली कुत्ते, चिंकारा आदि के लिए प्रसिद्ध है। वनस्पतियों के सहजन, गूंज, स्टिक आदि पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की पहली जो है कार्यशील सैंड बैटरी स्थापित की है? तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने सबसे पहले जो है फुली वर्किंग सैंड बैटरी को जो है बनाया है। ऑप्शन ए है फिनलैंड, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है डेनमार्क या ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। फिनलैंड ने अपने शहर कंकनपा में विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर तक की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है। सैंड बैटरी एक उच्च तापमान तापीय ऊर्जा भंडारण है जो अपने भंडारण माध्यम के रूप में रेत या रेत जैसी सामग्री का उपयोग करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। मानगढ़ नरसंहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है मानगढ़ पहाड़ी को आदिवासी जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। दूसरा है गुरु गोविंद गिरी ने अंग्रेजों के खिलाफ 1908 में भगत आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो आपको बताना है मानगढ़ नरसंहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों सही है। ठीक है। तो 17 नवंबर 1913 को मानगढ़, जिसे बांसवाड़ा राजस्थान में है, एक भयानक त्रासदी हुई जिसमें 1500 से अधिक भील आदिवासी मारे गए। गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित मानगढ़ पहाड़ी को आदिवासी जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। 20वीं शताब्दी के अंत तक राजस्थान और गुजरात में रहने वाले भील बंधुआ मजदूर बन गए थे। अगला प्रश्न है
उइगर किस देश के अल्पसंख्यक समुदाय हैं? तो आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना भी होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि चाइना। उइगर मुसलमान जो है, कई बार आप देखते हैं कि चीन किस तरह से उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है, उनको जो है बंधक बनाया जाता है, तो ये चाइना की बात है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पशुधन विभाग ने किन दो क्षेत्रों के बीच 300 किलोमीटर चौड़ी प्रतिरक्षा पट्टी स्थापित करने का निर्णय किया है? ऑप्शन ए है भीमसेन से नगावा, ऑप्शन बी है पीलीभीत से इटावा, ऑप्शन सी है लखनऊ से वाराणसी, या ऑप्शन डी है खीरी से बांदा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पीलीभीत से इटावा तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है? तो आपको बताना है कि वे कौन सा अभ्यास है जो भारत और जापान के बीच होता है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि सभी। इसमें जो है जिमेक्स, शिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन और जो भी इसमें दिए गए हैं ये सारे ही अभ्यास इसमें शामिल होते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है? ऑप्शन ए है गाज़ियाबाद में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है प्रयागराज में, या ऑप्शन डी है वाराणसी में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है वाराणसी में। ये BHU की देखरेख में जो है भारत कला भवन संग्रहालय चलाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन ए है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास, ऑप्शन सी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, या ऑप्शन डी है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जो है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन की जो है सुविधा या शुरुआत करने का प्रस्ताव दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। यह है, एक सींग वाले गैंडे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? पहला कथन है भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा ही पाया जाता है, और दूसरा है इसे IUCN के तहत सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है जी। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका 92 का, वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि ए तथा दो दोनों। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो एक तथा दो दोनों ही सही होंगे, यानी कि भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा ही पाया जाता है और इसे जो है IUCN की सुभेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला प्रश्न है, लीड्स इंडेक्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है उत्तर प्रदेश को अचीवर की श्रेणी में रखा गया है। इसमें नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है एक तथा दो दोनों, ऑप्शन सी है केवल दो, या ऑप्शन सी है न तो एक और ना ही दो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक तथा दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन ए है 57.20%, ऑप्शन बी है 59.10%, ऑप्शन सी है 61.30%, या ऑप्शन डी है 55.20%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 57.20%। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, मत्स्य 6000 वाहन डिज़ाइन और विकसित किया जा रहा है। तो मत्स्य जो है 6000 व्हीकल इज़ बीइंग डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा। अगला प्रश्न है, मार्स पहल संबंधित है। आपको बताना है मार्स पहल किससे संबंधित है? मीथेन उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए, ऑप्शन बी है मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक आर्थिक सहयोग के लिए, या ऑप्शन सी है मंगल ग्रह से के संबंध में यूरोपीय मिशन से, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि मीथेन उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए जो है मार्स नाम का इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सुकापैका नदी निम्नलिखित में से
किस नदी की वितरिका है? ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कावेरी या वैगई? तो आपको बताना है कि सुकापैका जो नदी है वो इनमें से किस नदी की जो है फॉलोइंग रिवर है? ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कावेरी या वैगई? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि महानदी। अगला प्रश्न है, जलदूत ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। दूसरा कथन है, इसका उपयोग देश भर में एक गांव के सभी कुओं के जल स्तर आकलन के लिए किया जाएगा। ऑप्शन तीसरा है, कथन तीसरा है, यह केवल ऑनलाइन मोड में ही काम करेगा। और कथन चौथा है, डेटा को राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र के डेटाबेस के साथ एकीकृत किया जाएगा। तो आपको नीचे जो है 4 कूट दिए गए हैं, इसमें से जो है सही कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है 1 तथा 2, दूसरा है 2 तथा 3, तीसरा है 1 तथा 4 और चौथा है 3 तथा 4। तो 98 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी 1 तथा 4, यानी कि इसे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है विकसित संयुक्त रूप से किया गया है और डेटा को राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र के डेटाबेस के साथ एकीकृत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या कौन से कई सही हैं कौन से सही नहीं है ये बताना है आपको। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यूपी नेडा को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। दूसरा कथन है, अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा को 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। तो नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसमें केवल एक सही है या केवल 2 सही है या 1 और 2 दोनों सही है या केवल जो है 2 सही है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही है। अब इस सीरीज़ के आज की सीरीज़ के 50 प्रश्न होने वाले हैं। आखिरी प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा महारत्न दर्जा प्राप्त के लिए मानदंड क्या है? किसी कंपनी को अगर जो है महारत्न कंपनी की क्राइटेरिया में आना हो, उसके स्टेटस को प्राप्त करना हो, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है? ऑप्शन ए है, लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया हो। बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए का रहा हो। बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए रहा हो या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। सो दोस्तों, आज के ये 50 प्रश्न पूरे हो रहे हैं। आशा करता हूँ आपने इनका भरपूर लाभ उठाया होगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। इससे ये होगा कि मैं आगे की वीडियोस और भी जल्दी बनाऊंगा, क्योंकि आप मुझे मोटिवेट करेंगे कि और आगे भी बनाया जाए। नहीं तो फिर कल फिर से 50 क्वेश्चन आपके लिए अपलोड करूँगा। अगर आप आपको लगता है तो आप लाइक भी कर देंगे तो भी मैं समझ जाऊँगा कि हाँ आपको पसंद आ रहा है, जिससे कि मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में पूरा एक पेपर आपको जो है सॉल्व करा दिया जाए। मुश्किल से वो 1 घंटे का वीडियो बनेगा जिसमें पूरा पेपर 150 क्वेश्चन का हम कवर कर लेंगे। तो ये 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज सेकंड पार्ट था, कल थर्ड पार्ट में इसका जो है पूरे 150 क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। आपने अगर इससे पहले के 50 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप वीडियो पे जो है फर्स्ट पार्ट के नाम से लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।